शादी के बाद मेरी दुनिया एकदम से बदल गई। कहते हैं पत्नी लक्ष्मी होती है, उसके पैर पति के जीवन में नया भाग्य लेकर आते हैं। अब मेरे नॉवल भी पब्लिश होने लगे थे। मेरा पब्लिशर ब्रिटिश था और पूरे वर्ल्ड मार्केट में उसकी अप्रोच थी। मेरा पहला उपन्यास ही बेस्ट सेलर रहा और उसने सफलताओं के कई नए कीर्तिमान स्थापित कर डाले। फिर मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। आज महसूस होता है कि छाया मेरे लिए लकी थी। वो अपने साथ किस्मत लेकर आई थी जिसने मेरी कामयाबी के दरवाजे खोल डाले। लेकिन मैं ना छाया के प्यार को समझ सका और ना उस भाग्य को जो उसके साथ चलकर मेरी जिंदगी में आया था। मैं तो बस शादी के बाद भी अपनी कहानियों में ही बिजी था। फिर एक घटना घटी। ब्रो, एक दिन मेरे पब्लिशर का मेरे पास फोन आया। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन में आकर सेटल हो जाओ। लंदन? मैं चौंका। लेकिन मैं लंदन में रहूंगा कहाँ? मेरे होते हुए यहाँ रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं। पब्लिशर बोला, सेंट्रल लंदन के हाइड पार्क में मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला है जो खाली पड़ा है। तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ। यहाँ रहोगे तो हम नॉवेल की पब्लिसिटी की प्लानिंग भी मिलजुल कर और बेटर कर पाएंगे। ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज्यादा बड़ी। सच तो ये है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ने का मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। वैसे भी ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ऐसे में जितना ग्लोबल सिटीजन बना जाए उतना बेटर है। फिर ब्रिटेन तो अंग्रेजी साहित्य का एक बड़ा हब रहा है। लेकिन छाया मेरी बातों से सहमत ना थी। उसे कोलकाता से बेहद लगाव था। वहां की सड़कें, ट्राम्स, रिक्शा, वो कुछ भी तो नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके रिश्तेदार और कॉलेज के फ्रेंड्स सब वहीं तो थे। मगर मैं फैसला कर चुका था और आखिरकार वही हुआ जो मैं चाहता था। मैं छाया के साथ सेंट्रल लंदन के हाइड पार्क में शिफ्ट हो गया। हाइड पार्क का वो एरिया लंदन शहर के बेहद पॉश एरियाज में से एक है। फिर बंगला भी बहुत खूबसूरत था। उसमें 5 बेडरूम थे, एक सर्वेंट क्वार्टर था। बंगले के बाहर एक छोटा सा आउट हाउस भी था। सच तो यह है कि मुझे लेखन कार्य के लिए जैसे माहौल की जरूरत थी मिल गया। मैं वहां पहुंचते ही लंदन के राइटर्स क्लब का मेंबर भी बन गया था। मैं कई घंटे क्लब के वर्ल्ड फेमस राइटर्स के साथ दुनिया भर के लिटरेचर पर गपशप करते हुए गुजारता। पब्लिशर के साथ आगामी उपन्यास की प्लानिंग में भी मेरा काफी वक्त गुजरता और अगर मैं घर पर होता तो सुबह से शाम तक अपनी राइटिंग रूम में बंद रहता। मैं लंदन पहुंचते ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया था। बंगले में हमने एक लेडी केयरटेकर भी रख ली थी, वृंदा। अच्छी औरत थी, साउथ इंडियन थी। वो सुबह आती और बंगले की थोड़ी साफ सफाई तथा दूसरे काम करके चली जाती। छाया के लिए वो दिन बहुत मुश्किलों भरे थे। उसके वास्ते तो वहां कुछ करने के लिए था ही नहीं। उसकी दुनिया में सिर्फ मैं था। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। छाया ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारना चाहती थी। मैं जब राइटिंग रूम में होता तो वो मेरे पास आकर बैठ जाती और अपने दिल की ढेर सारी बातें मुझसे करना चाहती। लेकिन मेरे पास छाया को देने के लिए वक्त ही नहीं था और छाया के पास वक्त गुजारने के लिए मेरे अलावा कोई और न था। एक दिन मैं छाया के ऊपर चीख उठा, मुझे बार बार डिस्टर्ब करने मेरे रूम में मत आया करो। इससे मेरी राइटिंग डिस्टर्ब होती है। राइटिंग डिस्टर्ब? छाया चौंकी, लेकिन स्टडी रूम में तुम अकेले ही होते हो प्रेम। मैंने छाया को इतनी जोर से डांटा कि उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलछला आई। उसने मुझसे एक शब्द न कहा। वो चुपचाप चली गई। यहीं से छाया की जिंदगी ने एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखा जिसकी वजह से इस कहानी की बुनियाद पड़ी। दरअसल उस दिन के बाद से छाया के अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन मुझे देखने को मिला था। उसने एकाएक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। कोई 1 महीना गुजर गया। वो इस बीच एक बार भी मुझे डिस्टर्ब करने मेरे राइटिंग रूम में नहीं आई थी। उससे मेरी मुलाकातें या तो रात में बेडरूम में होती या फिर डाइनिंग टेबल पर ही उससे थोड़ी बहुत बात करने का मौका मिलता। शुरू में मुझे लगता था कि वो मुझसे नाराज है और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता था वो मुझसे शरारत किए बिना रह ही नहीं सकती थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ। उसकी खामोशी लंबी हो गई। बल्कि अब तो उसका राइटिंग रूम में डिस्टर्ब करने के लिए ना आना भी मुझे अजीब लगने लगा था।